हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो संवैधानिक नैतिकता के स्तंभ और सशर्त नैतिकता और भारतीय संविधान और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023 और चुनाव आयोग के लिए नियुक्ति समिति। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत में संवैधानिक नैतिकता को चुनौतियां और भारत में संवैधानिक नैतिकता से संबंधित न्यायिक घोषणाएं। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। तो देखिए, भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के आरोप में एक सेवारत मुख्यमंत्री की हालिया गिरफ्तारी कानूनी, राजनीतिक और संवैधानिक चिंताओं को जन्म देती है तथा संवैधानिक नैतिकता के साथ इसकी स्थिरता पर प्रश्न उठाती है। तो चलिए अब हम लोग संवैधानिक नैतिकता क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, संवैधानिक नैतिकता एक अवधारणा है जो संविधान के अंतर्निहित सिद्धांतों और मूल्यों को संदर्भित करती है, जो सरकार व नागरिक दोनों के कार्यों का मार्गदर्शन करती है। संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश क्लासिकिस्ट जॉर्ज ग्रोट द्वारा प्रतिपादित की गई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री को देश के संविधान के स्वरूपों के प्रति सर्वोपरि श्रद्धा रखने वाला बताया। भारत में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। तो चलिए अब हम लोग संवैधानिक नैतिकता के स्तंभ के बारे में जानते हैं। तो देखिए, संवैधानिक मूल्य संविधान में निहित मूल्यों जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता और व्यक्ति की गरिमा को कायम रखना, विधि का शासन, कानून की सर्वोच्चता को कायम रखना जहां सरकारी अधिकारियों सहित सभी कानून के अधीन है और इसके लिए जवाबदेह हैं। लोकतांत्रिक सिद्धांत, एक प्रतिनिधि लोकतंत्र के कामकाज को सुनिश्चित करना जहां नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने और अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने का अधिकार है। मौलिक अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों जैसे समानता का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन व वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार आदि का सम्मान एवं सुरक्षा करना। शक्तियों का पृथक्करण, किसी भी एक शाखा को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से रोकने के लिए सरकार की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण एवं संतुलन बनाए रखना। नियंत्रण और संतुलन, ऐसे तंत्र और संस्थान स्थापित करना जो सत्ता के दुरुपयोग को रोकने तथा व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए जांच एवं संतुलन प्रदान करते हैं। तो चलिए संवैधानिक व्याख्या, संविधान की इस तरह से व्याख्या करना कि बदलती सामाजिक आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए इसके अंतर्निहित सिद्धांतों एवं मूल्यों को बढ़ावा मिले। नैतिक शासन व्यवस्था, शासन में नैतिक आचरण, सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना। तो चलिए अब हम लोग सशर्त नैतिकता और भारतीय संविधान के बारे में देखते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में संवैधानिक नैतिकता शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। यह अवधारणा संविधान के मूल सिद्धांतों में अंतर्निहित है जो न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों पर बल देती है। ये सिद्धांत संपूर्ण संविधान में निहित है जिसमें प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है। इसका सार उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में भी
परिलक्षित होता है। तो चलिए अब हम लोग संवैधानिक नैतिकता को कायम रखने वाले निर्णय के बारे में देखते हैं। तो देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 है। इस मामले ने बुनियादी ढांचा सिद्धांत की स्थापना की, जो अनिवार्य रूप से संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित करता है और सुनिश्चित करता है कि इसके मूल सिद्धांत स्थिर रहें। इसे न्यायालय द्वारा संविधान की भावना को बरकरार रखने के प्रारंभिक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। एसपी गुप्ता मामला, प्रथम न्यायाधीश मामला 1982। सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक उल्लंघन को संवैधानिक नैतिकता का गंभीर उल्लंघन करार दिया है। नज फाउंडेशन बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार 2009। इस फैसले ने वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक नैतिकता की सामाजिक धारणाओं पर हावी होनी चाहिए, व्यक्तिगत अधिकारों को बनाए रखना चाहिए। मनोज नरूला बनाम भारत संघ 2014। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है संविधान के मानदंडों के समक्ष झुकाव है और ऐसे तरीकों से कार्य नहीं करना है जो मनमाने तरीके से कार्रवाई के कानून के नियम का उल्लंघन हो। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य सबरीमाला मामला 2018। न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर से एक निश्चित आयु वर्ग की महिलाओं को बाहर करने की प्रथा को रद्द कर दिया। इसमें इस बात पर जोर दिया है कि संवैधानिक नैतिकता में न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांत शामिल है, जो महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को हटा दिया गया, जो समलैंगिकता को अपराध मानती है। तो चलिए अब हम लोग भारत में संवैधानिक नैतिकता के साथ चुनौतियां क्या रहा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, राजनीतिक हस्तक्षेप महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक संवैधानिक निकायों और संस्थानों के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप है। यह हस्तक्षेप इन संस्थानों की स्वायत्तता और निष्पक्षता को कमजोर कर सकता है, जिससे संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने की उनकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए, भारत के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति समिति में हाल के बदलावों और संशोधित आईटी नियम 2023 को लेकर आलोचना हुई है। न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायाधीश अवरोध है। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक अवरोध के साथ संतुलित करना एक चुनौती है, और जबकि न्यायिक सक्रियता अधिकारों की सुरक्षा और संवैधानिक मूल्यों के प्रवर्तन को बढ़ावा दे सकती है। अत्यधिक सक्रियता कार्यपालिका व विधायिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर सकती है। प्रवर्तन और अनुपालन, एक मजबूत संवैधानिक ढांचा होने के बावजूद प्रभावी प्रवर्तन और अनुपालन सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है। कार्यान्वयन में अंतराल, न्याय वितरण में देरी और आम जनता के बीच संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी एक चुनौती में योगदान करती है। आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, संस्थानों को मजबूत करना। संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी NIA और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जैसी संस्थानों की स्वतंत्रता, अखंडता एवं प्रभावशीलता को मजबूत करना आवश्यक है। पारदर्शी नियुक्तियों सुनिश्चित करना, राजनीतिक हस्तक्षेप कम करना और जवाबदेही तंत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण कदम है। नागरिक शिक्षा को बढ़ावा देना, जनता विशेषकर युवाओं के बीच संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों के बारे में जागरूकता व समझ बढ़ाना महत्वपूर्ण है। स्कूलों और कॉलेजों में नागरिक शिक्षा कार्यक्रम संवैधानिक जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न कर सकते हैं तथा नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सार्थक रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बना सकते हैं। न्याय तक पहुंच बढ़ाना, संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले और कमजोर समुदायों के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार करना आवश्यक है। इसमें कानूनी सहायता सेवाओं का विस्तार करना,
न्यायिक बैकलॉग है को कम करना, कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना शामिल है। नैतिक नेतृत्व को प्रोत्साहित करना, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए सभी स्तरों पर नैतिक नेतृत्व और शासन प्रथाओं को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। नेताओं और सार्वजनिक अधिकारियों को ईमानदारी, जवाबदेही एवं सार्वजनिक हित की सेवा के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए, जिससे समाज के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित किया जा सके। उभरती चुनौतियों को अपनाना, तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण और पर्यावरण संबंधी चिंताओं एजेंसी संवैधानिक नैतिकता के सामने उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए कानूनी एवं संस्थागत ढांचे को लगातार अपनाना प्रासंगिकता एवं प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है। तो चलिए अब हम लोग क्या भारत में मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तारी से छूट नहीं है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, संवैधानिक रूप से केवल भारत के राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपालों को अपने कार्यकाल के समापन तक नागरिक एवं आपराधिक कार्रवाई से छूट प्राप्त है। संवैधानिक रूप से केवल भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को अपने कार्यक्रम के समापन एवं संविधान के अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि ये अधिकारी अपने अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। हालांकि यह छूट प्रधानमंत्रियों अथवा मुख्यमंत्रियों तक विस्तारित नहीं है, जो संविधान द्वारा समर्थित विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत के अधीन है। हालांकि किसी को गिरफ्तार करने से वह स्वतः ही अयोग्य नहीं हो जाता। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक है आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।